नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप हमारी खास प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारा स्पेशल शो देख रहे हैं। सीज फायर के 7 दिन, बदला नजरिया, बदला असर। 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद 6 मई को जिस अंदाज में भारतीय सेना ने आधी रात को पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर स्ट्राइक किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा। भारत ने महज 4 दिन के भीतर पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया और वहां ठिकानों पर इतनी जबरदस्त स्ट्राइक की, उनकी एयरबेस को तबाह किया कि त्राही त्राही मच गई। पाकिस्तान ने गुहार लगाई और फिर 10 मई को हुआ सीज फायर का ऐलान। युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन अब इस युद्ध विराम के 7 दिन पूरे हो रहे हैं और इस बीते एक सप्ताह में भारत पाक को लेकर काफी कुछ घटा है। भारत को लेकर न सिर्फ दुनिया का नजरिया बदला, बल्कि ये साफ मैसेज गया कि भारत पर नजर उठाई तो तय है कि पूरी सफाई होगी। ये बात पाकिस्तान भी समझ चुका है। चौतरफा पस्त पाकिस्तान का खौफ खुलकर दिखता है। वो डरा सहमा है, जिसका सबूत है पाकिस्तानी संसद के भीतर उन्हीं के सांसदों के हालिया बयान। भारतीय सेना के शौर्य की ये तस्वीरें करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने को गर्व से 56 इंच का करने वाली है। दूसरी ओर नापाक पाकिस्तान को आतंक परस्त बनने का सबक सिखाने वाली है। 9 मई की रात जब अपनी औकात भूलकर कायर पाकिस्तान भारतीय सीमावर्ती रिहायशी इलाके पर गोले बरसा रहा था, उसी वक्त भारतीय वायुसेना के सटीक निशानेबाज योद्धा पाकिस्तान पर तबाही बरसा रहे थे। उसके एयरबेस को एक एक करके खाक में मिला रहे थे। आतंक के 9 चुनिंदा ठिकानों से दहशतगर्दों की लाशें दफन कर लौटने वाले आतंकी आकाओं ने कांपते हुए 9 मई की खौफ की रात को किसी तरह काट ली। लेकिन जब 10 मई की सुबह हुई तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि समूचे पाकिस्तान में एक भी सैन्य एयरबेस नहीं बचा था जहां से भारतीय वायु योद्धाओं को रोकने के लिए पाकिस्तानी कायरों का कोई विमान उड़ान भरता या उतर पाता। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को एयरबेस पहुंचने के लिए जीप पर जाना पड़ा। दुनिया जानती है कि इसके बाद किस तरह पाकिस्तान का डीजीएमओ भारतीय सेना के आगे गिड़गिड़ाकर हमले रोक देने की गुहार लगा रहा था। 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर तो लागू हो गया, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान खौफ से थरथरा रहा है, क्योंकि भारत ने चंद मिनटों की स्ट्राइक में ही जिस तरह अपना दम दिखाया था, पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के एक और एक्शन का मतलब पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से डिलीशन। भारत की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है और फिलहाल स्थगित है। लेकिन पाकिस्तान के मुताबिक वहां इसलिए दहशत है कि 1 हफ्ते की ही मोहलत है। तो एक सप्ताह में क्या क्या हुआ, ये देश ने भी देखा, ये दुनिया ने भी देखा। आखिर पाकिस्तान इतना खौफ में क्यों है? इस एक सप्ताह में क्या क्या बदला है? ऐसे कौन से अस्त्र रहे जिनकी वजह से पाकिस्तान पस्त हुआ है? ये सब आपको दिखाएंगे अगले 1 घंटे में। लेकिन इशाक डार, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये स्टेटमेंट आपने जरूर देखा होगा, दुनिया ने भी देखा है। 10 मई को दोनों देशों के बीच बातचीत में 12 मई तक सीज फायर की सहमति बनी, ये कह रहे हैं पाकिस्तान के मंत्री। 12 मई को बातचीत में 14 मई तक सीज फायर की सहमति बनी और 14 मई की बातचीत में भारत पाकिस्तान के बीच 18 मई तक सीज फायर की सहमति बनी है। सैन्य स्तर पर जो सहमति बनी वो पूर्ण सहमति तभी तक रहेगी जब तक राजनीतिक स्तर पर बातचीत होगी। इशाक डार, ये विदेश मंत्री का वो स्टेटमेंट है जो पाकिस्तान के खौफ को सारी दुनिया के सामने लाता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को लगता है कि 18 के बाद क्या होगा, 18 की रात क्या होगा, इसको लेकर वे पूरी तरह कॉन्फिडेंस
नहीं रखते। वजह, राजनीतिक तौर पर अब तक कोई वार्तालाप का फ्रंट शुरू नहीं हुआ और राजनीतिक स्तर पर जब तक बातचीत ना हो, राजनीतिक स्तर पर जब तक कुछ निश्चित ना हो, तब तक पाकिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के खौफ को अपनी ही जुबान से बयान कर रहे हैं। तो अब तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी विदेश मंत्री युद्ध विराम के खात्मे को लेकर 18 मई की तारीख का जिक्र कर रहे हैं। ना तो इसकी पुष्टि की गई है, ना इसका खंडन किया गया है, ना किसी और ने यह कहा है। तो क्या पाकिस्तान हर अंजाम के लिए खुद की आवाम को तैयार कर रहा है, या फिर पाकिस्तान को सोते जागते सिर्फ अब अपनी तबाही ही दिख रही? वैसे डर अच्छा भी है और जरूरी भी। फरेबी पाकिस्तान के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसे चैन की नींद नसीब होनी भी नहीं चाहिए। दरअसल 18 मई को सीज फायर पर भारत और पाकिस्तान के डीजेएमओ के बीच चौथे राउंड की एक बातचीत होनी है, ये फिक्स है, तय है। लेकिन बातचीत से पहले विदेश मंत्री इशाक डार के बयान ने पाकिस्तान के खौफ को एक बार फिर उजागर किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है? क्या सीज फायर खत्म हो जाने वाला है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ने वाला है? पाकिस्तान किसी खुराफात की फिराक में है? आखिर पाकिस्तान को इतना डर क्यों है? इधर भारत की तरफ से यह बार बार कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री तो यहां तक कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेलर मात्र था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। इसी एक सप्ताह में देश ने और दुनिया ने देखा कि कैसे हमारी देश की सरकार ने अपनी सेना का मान और अपनी सेना के आन बान शान में उठाए गए कदमों की प्रशंसा का एक भी अवसर नहीं छोड़ा। कैसे इस युद्ध विराम के दरमियान हमारी टॉप लीडरशिप सीधे जवानों के बीच पहुंची। पहले प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, अब देश के गृह मंत्री सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। गांधीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल में जनता के बीच में बोला है। कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला सेना ने एक झटके में लिया। तीनों सेनाओं ने मिलकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। शाह ने दोहराया कि हम परमाणु बम की धमकी से बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं। आज मैं एक और भी बात करने आया हूं। मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एक क्षेत्र में विकास के नए आयाम और नए रिकॉर्ड की सृजन हो रहा है। परंतु नरेंद्र भाई ने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब उरी में हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक कर एक प्रतीकात्मक जवाब दिया गया। पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक कर चेतावनी दी गई, मगर ये सुधरे नहीं। पहलगाम में हमला किया, इस बार ऑपरेशन सिंदूर से उनके हेडक्वार्टर्स को नेस्त नाबूद कर रख दिया। हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर दी है। और आज मैं इस मंच से तीनों सेना के जवानों को, भारत की जनता और विशेषकर मेरे गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की जनता की ओर से मन पूर्वक सलाम करना चाहता हूं कि आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ है। तो वाकई जिस अंदाज में सेना ने जवाब दिया, देश का एक एक जन अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है। इस बात के 3 सबूत हैं। 1, सेना के शौर्य को हर एक भारतीय ने सलाम किया। 2,
पूरा विपक्ष सरकार के साथ इस मुद्दे पर खड़ा रहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति है, सेना के ऊपर पूरा निर्णय जो देश की सरकार ने छोड़ा है, देश की सरकार पर पूर्ण विश्वास विपक्ष को और तमाम नेताओं को है। तीसरा, देश भर में निकल रही तिरंगा यात्राएं भी इस बात का सबूत हैं कि किस तरीके से देश अपनी सेना को मान देना चाहता है। तो इधर भारत में तो सेना की शान में हुंकार है, गर्जना है, प्रशंसा है, लेकिन उधर पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की धमक, दहशत ऐसी है, उस पर से पाक के झूठ बोलने की आदत भी ऐसी है कि बार बार लगातार पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। एक सप्ताह के भीतर चाहकर भी वो अपना दर्द खुलकर कह नहीं पा रहा। पहले हर तरीके से नुकसान की बात को नकारा, इसको स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी, लेकिन अब खुद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ देश दुनिया के सामने कबूलते हैं कि भारत की सेना से पाकिस्तान को कैसे झटका लगा, क्या मंजर हो गया था, कैसे पाक पस्त हुआ। रिपोर्ट देखिए। युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने अपने जिस अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसकी दहशत से पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है। भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकी हमलों का प्रतिकार किया और उसके परखच्चे उड़ा दिए, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और भारत के प्रहार से 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत की वायुसेना के वीर जवानों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 5 एयरबेस पर भारी तबाही मचाई, जिनमें रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस, चक्रवाल का मुरीद एयरबेस, शोरकोट का रफीकी एयरबेस और पंजाब का सियालकोट एयरबेस शामिल है। भारत ने पाकिस्तान को इस कदर धूल चटाई कि पूरा पाकिस्तान भारत की दहशत से कांप उठा। सेना की जद में पूरा पाकिस्तान आ गया। अपनी करारी शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया और झूठ पर झूठ बोलता रहा। पाकिस्तान ने भारत के जिस आदमपुर और भुज एयरबेस को निशाना साधने का सफेद झूठ बोला, वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए 2 टूक चेतावनी दी और बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। भारत के खौफ से भरा हुआ पाकिस्तान पहले तो झूठ का पुलिंदा फैला रहा था, लेकिन वो कब तक झूठ बोलता। आखिरकार पाक ने कबूल कर लिया कि उसका नूर खान एयरबेस तबाह हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूला कि रात को 2:30 बजे सेना प्रमुख मुनीर का इमरजेंसी कॉल आया और उन्होंने बताया कि नूर खान एयरबेस सहित कई जगह पर भारत ने गोले दागे हैं। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि
वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। इधर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर फिर हमला बोला। उन्होंने हज यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, उसको सीधा करना पड़ेगा। आपने और हम तमाम ने जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है, इसका याद रखो आप। अब आप दुआ करो हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। भारतीय सेना के पराक्रम और ब्रह्मोस की भीषण मार से पाकिस्तान बिल में जाकर दुबक गया है और भारत का इस कदर खौफ है कि वो अपना दर्द भी बयान नहीं कर पा रहा। लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का कबूलनामा सामने आया, उससे तो यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर पाकिस्तानी में खौफ का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बड़ी पुरानी और बुरी आदत है कि पहले वो नकारने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं हुआ, कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में जाकर उसको ये स्वीकारना पड़ा। पर आवाम जो पहले से जानती थी, क्या वो स्वीकारोक्ति को जो अब आई है वो स्वीकार कर पाई है? क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने तभी कह दिया था कि जो भारत कर रहा है, जो भारत की सेनाएं कर रही हैं, वो ठीक है। और ये शायद पाकिस्तान की सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका था। स्ट्राइक से पहले गीदड़ भपकियां देने वाले पाक को अपनी जमीन पहले दिख चुकी है। इसकी वजह है भारत की असल शक्ति की झलक दिखाने वाले चंद भारतीय घातक अस्त्र। और हमने कहा है, हमारी सेनाओं के शौर्य के बदले जब पूरी दुनिया ने उसकी ताकत देखी तो हमने बताया कि अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा है, पिक्चर बाकी। आतंकवाद पर ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से पाकिस्तान के पस्त होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वह है ब्रह्मोस मिसाइल। कैसे ब्रह्मोस ने घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल भी मानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान का एयरबेस चंद घंटों में तबाह हो गया। हिंदुस्तान का ब्रह्मोस मॉडर्न जमाने में ब्रह्मास्त्र से कम नहीं, जो अपने दुश्मन को पल भर में धूल चटा दे। भारत की आन बान और शान का प्रतीक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई, पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट और मिलिट्री फैसिलिटी को निशाना बनाया। पाकिस्तान इससे घुटनों पर आ गया और संघर्ष विराम के लिए तैयार हुआ। 9 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर इसी ब्रह्मास्त्र से निशाना साधा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान को एक बार फिर चेताया। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शुरू हुई ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का मुआयना किया। इसे 3.5 साल में 300 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। योगी सरकार ने दिसंबर 2021 में इसकी नींव रखी थी। योगी ने इस मौके पर कहा कि ब्रह्मोस की ताकत अगर नहीं पता तो पाकिस्तान के लोगों से पूछिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस दरअसल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे रूस और भारत ने मिलकर तैयार किया है।
इसे जमीन, हवा, जहाज और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। भारत की तीनों सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में सटीक निशाना साध सकती है। मैक 2 यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये अपने टारगेट को नष्ट करती है। भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस में मोस्कवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। मौजूदा दौर तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों का है। जो देश इसमें जितना आगे होगा, उसकी जीत की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया, अगर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को इस ऑपरेशन में गेम चेंजर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर उसे घुटनों पर ला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सीज फायर के 7 दिन बदला नजरिया, बदला सीन। इसमें अब तक हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट्स के द्वारा ये बता चुके हैं कि पाकिस्तान में इस बात का खौफ वहां की सरकार में ऊपर से नीचे तक भरा है कि जब ये सीज फायर खत्म होगा तो आगे क्या, ये एक्सटेंड हो पाएगा या फिर 18 तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है जिसने पाकिस्तान की नींदें बीते 7 दिन से उड़ा रखी। उसने गीदड़ भपकियां दी, लेकिन इसके बावजूद असलियत में उसका हर एक वार विफल रहा और भारत का हर वार अचूक रहा। जिस तरह 22 के पहलगाम अटैक के बाद आधी रात को 6 मई को अटैक किया भारतीय सेनाओं ने मिलकर, उसका जख्म अभी भरा भी नहीं, दुनिया भर से साथ वैसे मिला नहीं। झूठ चाहे जितना परोसे, पर उन्हें अपनी संसद के भीतर स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय अटैक से कैसे उनके एयरबेस ध्वस्त हुए। और इसमें सबसे बड़ी चर्चा रही ब्रह्मोस की। ये अब तक हमने अपनी इस प्रस्तुति में आप तक पहुंचाया, लेकिन अगर ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर अपने टारगेट को पूरा किया तो स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी दुनिया भर में चर्चा में आया। भारत की एयर डिफेंस की ताकत को इसने नई बुलंदी दी। मेड इन इंडिया आकाश ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल अटैक को हर बार नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई। एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखने वाले आकाश का लोहा पूरी दुनिया मान चुकी। इतना ही नहीं, अब आकाश को खरीदने के लिए कई सारे देश होड़ में हैं, कतार में। भारत का आकाश कहर बरपाने में बॉस। मेड इन इंडिया का दम, पाक बेदम। भारतीय सेना का नया हीरो है आकाश डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्वदेशी आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और दुश्मन के हर वार को नाकाम कर दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद कर दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर सहित 11 जगहों पर भारतीय सेना ने हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और PL-15 मिसाइल से हमला किया, तो भारत ने डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 और आकाश से उसे नाकाम कर दिया। S-400 तो हमने रूस से खरीदा, लेकिन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता रखने वाला आकाश की खूबियां ही इसे सर्वशक्तिमान बनाती हैं। आकाश जैसी खासियतों वाले मिसाइल को दूसरे देश करोड़ों में तैयार करते हैं, मगर भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे आधी कीमत पे तैयार कर लिया। आकाश की खासियतों की बात करें तो छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। आकाश सिस्टम फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करती है, पूरी तरह स्वचालित, टारगेट एक्शन में काफी तेज, मिसाइलों और ड्रोन जैसे हमलों को भी बेअसर करने में सक्षम, पूरी तरह से ऑटोमेटिक, मारक क्षमता सटीक। जाहिर है मौजूदा वक्त में जब युद्ध आधुनिक हथियारों से लड़ा जा रहा है तो उसमें वो ही सफल होगा जिसका डिफेंस सिस्टम ज्यादा मजबूत और आधुनिक होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया ने देखा, उसकी ताकत का लोहा माना।
यही वजह है कि कई देश आकाश डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए उत्सुक हैं। यानी ये भरोसा है मेड इन इंडिया पर। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम का नाम सबसे आगे है। भारत के लिए स्ट्रैटेजिक एसेट बन चुका है और ये विश्वास भी दिलाया कि मॉडर्न वॉरफेयर में अब हमें किसी दूसरे देश के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ही अस्त्र ऐसे हैं जिनको देखकर ही पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। लेकिन क्या केवल इतना है? नहीं, ऐसा बहुत कुछ है जो अभी आना बाकी। भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने वाकई सपने में भी नहीं सोचा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने सबको चौंकाया। सवाल उठे कि जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा था तो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक एयर स्ट्राइक कैसे हुई? अब इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या रही, इसे आप खुद देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये आतंकवादियों के ठिकाने हैं, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना ने ना तो अपने सबसे एडवांस राफेल लड़ाकू विमान और ना ही सबसे अहम सुखोई 30 विमानों का सीधा हमला किया, बल्कि इसने एक तरह से उड़ते हुए बम से हमला किया। भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से आत्मघाती ड्रोन होते हैं। भारत के पास ये बेहद एडवांस तकनीक है। इसे फाइटर जेट्स या शिप से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक तरह का उड़ता हुआ बम है। इसको कंप्यूटर से लोकेशन दी जाती है। ये बेहद सटीक हमला करने वाले ड्रोन है। ये तय लक्ष्य के केवल 2 मीटर दायरे में हमला करते हैं। भारत ने अपने फाइटर जेट राफेल और सुखोई के जरिए न सिर्फ आत्मघाती ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, बल्कि हैमर और स्कैल्प मिसाइलें भी आतंकी ठिकानों पर छोड़ी। स्कैल्प क्रूज मिसाइल फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की मारक मिसाइलें हैं। इसके अंदर कम दृश्यता में हवा से जमीन पर मारक क्षमता होती है। हैमर मिसाइल ये एक मॉड्यूल हथियार है। राफेल के साथ डील में मिली थी। सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर इसमें मारक क्षमता है। मौजूदा वक्त में जंग की तस्वीर बदल गई है। ये टेक्नोलॉजी का वक्त है। भारत के पास ऐसी तकनीकें हैं जो पाकिस्तान के काफी अंदर तक जाकर हमले कर सकते हैं। ये काफी सीक्रेट वेपन्स हैं। इनके बारे में अभी किसी के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पाक ने जो सोचा भी नहीं था, भारत ने आखिर वो कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चाहे आप लाख दावे पाकिस्तान के देख लें कि उनके यहाँ नुकसान कम पहुंचा, भारत ने क्या किया, कैसे किया, लेकिन असलियत धीरे धीरे एक सप्ताह में हर किसी को नजर आई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के झूठ और उसके आतंकी कारनामों को बेनकाब करने के लिए केवल हमने अपने डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अब हमने उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए रणनीतिक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर के ऊपर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और जब इसका वार होगा तो तिलमिलाया, डरा सहमा पाकिस्तान शायद जिसे कहते हैं कि पानी भी ना नसीब हो, इस स्थिति में आएगा। भारत ने अब तय किया है कि वो एक सर्वदलीय डेलीगेशन बना रहा है और भारत का ये प्रतिनिधिमंडल, जिसे हम सुपर 7 कह सकते हैं, दुनिया भर में जाकर पाकिस्तान के हर झूठ, हर फरेब, हर तरह के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करेगा, पटखनी देगा। देखिए आप। ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन हो। सभी देशवासी आज की तारीख में दल के बारे में नहीं, देश के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका परिचय देना चाहिए। गगोई जी, उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। आज बल्कि उनको शायद समन भी किया गया, उनके लिंक्स ISI से जो है। अब ऐसे नाम जाने चाहिए क्या? पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से बुरी तरह मार खाया पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिसे काउंटर करने
और पाक को सबक सिखाने अब भारत ने भी कमर कस ली है। पाकिस्तान को विश्व स्तर पर बेनकाब करने के लिए भारत ने एक कूटनीतिक योजना बनाई। इसके तहत भारत की तरफ से सर्वदलीय सांसदों का डेलीगेशन कई देशों का दौरा करेंगे। ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर अपनी बात रखेंगे और भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इस डेलीगेशन के नामों का ऐलान होते ही इस पर भी सियासत गरमा गई। कांग्रेस ने डेलीगेशन के नाम को लेकर सवाल उठाया। बात आपत्ति की नहीं होती है भाई, आप अगर डेलीगेशन चुन रहे हैं, अगर आप डेलीगेशन ऑल पार्टी डेलीगेशन चुन रहे हैं तो ऑल पार्टी में तो फिर पार्टी तय करेगी ना उनका डेलीगेट कौन होगा। नहीं तो ये गवर्नमेंट डेलीगेशन है, स्पीकर का डेलीगेशन है। डेलीगेशन जो चुनता है वो उसी तरीके से उसका नेचर बनता है। 7 सदस्यों वाला सर्वदलीय डेलीगेशन इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों समेत प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाला है। सरकार की ओर से जारी लिस्ट में कांग्रेस से सांसद शशि थरूर, बीजेपी से रविशंकर प्रसाद, जेडीयू से संजय कुमार झा, बीजेपी से बैजयंत पांडा, डीएमके से कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी से सुप्रिया सुले के साथ शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस की आपत्ति इस बात पर है कि जो 4 नाम उसने केंद्र सरकार को दिए थे उनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। हालांकि इसके पीछे बीजेपी के अपने तर्क हैं। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है कि जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है, मैं जाऊंगा, देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। ये मैसेज पूरे दुनिया भर लेके हमें पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान हारने के बावजूद, सबक सीखने के बावजूद अफवाह फैलाते रहते हैं और इसके खिलाफ हमें विदेश में न केवल उनके सरकारों को, उनके मीडिया, उनके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनके जहां ओपिनियंस बनते हैं, जाके भारत की मैसेज भी पहुंचाना है। दरअसल कांग्रेस की ओर से सरकार को दी गई लिस्ट में शशि थरूर का नाम था ही नहीं। कांग्रेस ने जो नाम दिए उसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार के नाम हैं। और कांग्रेस इसी बात पर नाराज है कि इन चारों में से डेलीगेशन में कोई शामिल नहीं हुआ। वहीं डेलीगेशन में शामिल होने के बाद शशि थरूर ने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा कि सर्वदलीय डेलीगेशन में नेतृत्व करना सम्मान की बात है, हम अपने देश का पक्ष दुनिया के सामने रखेंगे। थरूर ने लिखा कि जब भी राष्ट्रीय सेवा की बात होगी तब मैं तैयार रहूंगा। डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए तीखा वार किया। कहा कांग्रेस ने राष्ट्र प्रथम की जगह दरबारी प्रथम रखे हैं। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया और ऐसे नाम दिए जिस पर अब कई सारे संदेह भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। एक बात स्पष्ट है, अभी मैंने देखा है डॉक्टर थरूर ने तो कहा है कि मैं राष्ट्रीय सेवा के लिए हरदम उपलब्ध हूँ। तो इसका मतलब उन्होंने तो IND इंडिया को INC के ऊपर रखा है और सभी देशवासी आज की तारीख में दल के बारे में नहीं देश के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस को भी इसका परिचय देना चाहिए। वो नाम केयरफुली सिलेक्ट नहीं किया, कुछ इंटरनल फ्रिक्शन या राजनीति के कारण जो है उन्होंने इस तरह के नाम सोचे हैं जो अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। अब देखिए गोगोई जी, उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है। आज बल्कि उनको शायद समन भी किया गया, उनके लिंक्स ISI से जो है उसके लिए। अब ऐसे नाम जाने चाहिए क्या देश को रिप्रेजेंट करने के लिए? पाकिस्तान प्रेरित और पोषित आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने के लिए नई रणनीति तैयार कर ली है। लेकिन सर्वदलीय डेलीगेशन के नामों को लेकर देश के अंदर शुरू हुई राजनीति कहीं से पहले ही कमजोर न कर दे। ऐसे वक्त में जब आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों को एकजुट होने के साथ साथ एक स्वर होना चाहिए, तब डेलीगेशन के नाम को लेकर सियासी संग्राम कहां तक उचित है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो एक बड़ा देश, सबसे बड़ी आबादी वाला रिप्रेजेंट करने वाले पक्ष और विपक्ष के लोग, इसमें बहुपार्टी अवश्य हैं।
कुछ इसमें मतभेद जरूर दिखाई पड़े, लेकिन दिन भर के बयानों के बाद ये क्लियर हो गया कि पार्टी से ऊपर देश को रखने वाले नेता, ये सुपर 7 नेता जाएंगे और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए अपनी ड्यूटी जो देश के प्रति है उसका पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। और उम्मीद है कि पाकिस्तान इस मोर्चे पर भी मुंह की खाएगा। तो एक तरफ देश के बाहर पाकिस्तान के एजेंडे को कुचलने की तैयारी है, तो देश के अंदर सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मुहिम चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य के प्रदर्शन के बाद देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री सेना के पिन पॉइंटेड ऑपरेशन की खुले मन से सराहना कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। केंद्र सरकार पाकिस्तान के एजेंडे का जवाब देने कूटनीतिक पहल कर रही, ये भी आप देख चुके हैं। देश भर के भीतर सेना के सम्मान तिरंगा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं ताकि सेना के प्रति वे सम्मान प्रकट कर सकें। पूरे देश के साथ ये क्रम हमने छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में देखा, जहां तिरंगे के साथ भारत माता की जय और हमारी सेना के शौर्य का प्रदर्शन करने वाली कुछ झांकियां थी। नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बने। इस पर भी एक रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान को चंद घंटों में घुटनों पर ला देने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये जोश है, ये जज्बा है प्रदेश की जनता का अपनी सशस्त्र सेना के प्रति। भारतीय सेना के सम्मान में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर तक तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चराईडांड में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, तो डिप्टी सीएम अरुण साव बिलासपुर में और गृह मंत्री विजय शर्मा जगदलपुर में शामिल हुए। इसके अलावा भी सभी मंत्री, विधायक अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्राओं का हिस्सा बने। सीएम साय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और पीएम मोदी को बधाई। कहा, हर बार पाकिस्तान हारा है लेकिन सुधरा नहीं। जबकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें भी इसमें शामिल होना चाहिए, ये कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, हमारे देश के तरफ बुरी निगाह रखता है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। कांग्रेस तिरंगे का सम्मान करना नहीं जानती है और कांग्रेस को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। अगर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो उसके लिए बधाई देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए और देश की सेना का आभार व्यक्त करना चाहिए। कांग्रेस को तो हर चीज पॉलिटिकल लगती है। जो रक्षा करते हैं उनके सम्मान में भारत के सभी नागरिकों को सम्मान करना चाहिए। हम तो कांग्रेस को ही बोलेंगे तिरंगा यात्रा में शामिल हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम नहीं है। ये सभी जाति, धर्म, समाज, दल सबका है। हालांकि बीजेपी की नसीहत और नेताओं का तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर शामिल होना प्रदेश कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तिरंगा यात्रा को ट्रंप की आभार रैली बताते हुए आरोप लगाया कि सेना ने तो शौर्य दिखाया, लेकिन व्यापार के मसले पर ट्रंप का इशारा मिलते ही युद्ध विराम कर सेना का अपमान किया गया। तिरंगा यात्रा निकालने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार देश को अपमानित करते हैं, हमारे सेनाओं को अपमानित कर रहे हैं। क्या उससे सहमत है? क्या ये तिरंगा यात्रा नहीं बल्कि ये ट्रंप का आभार यात्रा निकाल रहे हैं। साफ है कि एक तरफ पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स को मात देने भारत सरकार सर्वदलीय डेलीगेशन भेजकर कूटनीतिक पहल में जुटी है। साथ ही सेना के शौर्य पराक्रम को सैल्यूट करने खुद प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरहद पर तैनात जवानों के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं ऐसे वक्त में देश के अंदर तिरंगा यात्रा को लेकर आरोपों का अंधड़ चल रहा है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर भुनाने के लिए यात्राएं कर रही है या फिर कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय केंद्र में बैठी बीजेपी को मिलने से परेशान है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो एक तरफ जहां देश के भीतर एक माहौल है सेना के सम्मान प्रकट करने को लेकर ताकि स्वाभिमान की रक्षा में जो सेना ने किया उसका प्रदर्शन पूरे दुनिया में हो सके, तो दूसरी तरफ दुनिया भर से जो जासूस यहाँ भेजे जाते हैं, खासकर पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो जासूस यहाँ भेजे जाते हैं, उनका क्या श्रोता है ये भी आज देश ने देखा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े जासूसों के खिलाफ आज कड़ी कार्रवाई की गई और बड़ी तेज कार्रवाई की गई। देखिए,
सोशल मीडिया पर सक्रिय हरियाणा की चर्चित यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ज्योति पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों को संवेदनशील जानकारी देने का गंभीर आरोप है। ज्योति की गिरफ्तारी पंजाब के मलेर कोटला से पकड़ी गई गजाला की पूछताछ के बाद हुई, जिसमें कई जासूसों के नाम सामने आए हैं। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ अग्रसेंस एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 BNS के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। अब आपको ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी हुई सारी बातें बताते हैं। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा ने अक्टूबर 2018 में अपना पासपोर्ट बनवाया था, जो साल 2028 तक वैध है। पिछले 2-3 सालों में ट्रैवल ब्लॉग से जुड़ा हुआ यूट्यूब चैनल चलाती है और देश विदेश में घूमकर वीडियो बनाती है। ज्योति ने 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ और 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान भी जा चुकी है। इसके अलावा वो दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश भी जा चुकी है। ज्योति ने पुलिस को बताया कि वो साल 2023 में वीजा के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन में गई थी, जहां उसकी मुलाकात एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश से हुई। उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। इस बीच ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों से भी मिली। वहीं ज्योति ने बताया कि पाकिस्तान में एहसान उर रहीम के कहने पर अली आहवान से मिली है। अली आहवान ने उसके घूमने फिरने और रहने का प्रबंध किया और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के अधिकारियों से ज्योति की मुलाकात कराई। पाकिस्तान जाने पर इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद ज्योति संवेदनशील और गंभीर जानकारियां पाकिस्तान भेजने लगी। पाकिस्तान में ही ज्योति मल्होत्रा राणा शहबाज और शाकिर से मिली। उसने शाकिर का मोबाइल नंबर लिया और अपने मोबाइल में जेट रंधावा के नाम से सेव कर लिया, ताकि किसी को शक न हो। पाकिस्तान से वापस भारत आने के बाद व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम के जरिए उन लोगों के संपर्क में रहने लगी और देश विरोधी सूचनाएं उन तक पहुंचाने लगी। वहीं ज्योति ने पूछताछ में बताया कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में भी है और वो सोशल मीडिया में पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करते हुए ब्रांडिंग करती है। मलेरकोटला से गजाला और उसके साथ ही यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। वहीं कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लो और नूह से अरमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन सभी से गहन पूछताछ कर रही है और देशद्रोह के आरोपियों से कई राज उगलवाने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सामरिक तौर पर, कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक गतिविधियों के स्तर पर, देश के अंदर, सरहदों पर और दुनिया भर में भारत की तैयारी पुख्ता है। इन 7 दिनों में ये बात नजर आई है और इसीलिए पाकिस्तान को डर है कि 18 के बाद क्या होगा, 7वें दिन के बाद 8वें दिन क्या होगा। फिलहाल उसका डर जमीन पर और क्या गुल खिलाता है, क्या रंग लाता है, नजर दुनिया की इस पर बनी हुई है। हमारी तो खैर चौकसी इस पर बनी हुई है। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट्स में इतना ही। आप देखते रहिए, जानते रहिए कि आगे इस पूरे प्रकरण में कौन सी कड़ियां जुड़ेंगी। नमस्कार।